प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आपका हिंदी गुरुकुल प्रो यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम जीआईसी, केवीएस, एनबीएस, ईएमआरएस, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित महत्वपूर्ण 70 प्रश्नों को हल करेंगे, जो आपके जीआईसी के लिए एकदम रामबाण का काम करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, चैनल पर यदि नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके अगर प्यारा प्यारा प्रश्न हो तो ज़रूर बताएं। चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। प्रश्न नंबर 1 क्या कर रहा है, देखिए। प्रश्न नंबर 1 कर रहा है कि व्योमकेश दरवेश हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी के लिए किस लेखक को 2003 का 22वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया। बताइए, जो व्योमकेश दरवेश है ये किसकी जीवनी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है। के लिए लेखक को 2003 में कौन सा पुरस्कार मिला? 22वां व्यास सम्मान मिला। और यह किसने लिखा है व्योमकेश दरवेश जीवनी? तो विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है। सी ऑप्शन सही हो जाए। विश्वनाथ त्रिपाठी जो थे हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य थे, तो इन्होंने अपने गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी के ऊपर जीवनी लिखा है व्योमकेश दरवेश नाम से। बहुत इंपॉर्टेंट, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कर रहा है? गद्य जीवन संग्राम की भाषा है। बताइए, गद्य जीवन संग्राम की भाषा है, बताइए किसका कथन है? तो ये निराला का कथन है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न नंबर चल रहे हैं 3। पेनी रीडिंग क्लब, बताइए पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना कब हुई? 1873 ईस्वी में हुई। इसकी स्थापना किसने की थी? बताइए, पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना तो इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने भाषा और देश के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इसकी स्थापना किया था। प्रश्न नंबर 4। लक्ष्मी पत्रिका, लक्ष्मी पत्रिका के संपादक थे। बताइए, इसमें कौन लक्ष्मी पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो लाला भगवान दिन जो है लक्ष्मी पत्रिका के संपादक रहे हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, ये प्रश्न थोड़ा लेवल अधिक ऊपर है। आप जीआईसी के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपके पेपर में आने की प्रबल संभावना है। वेदना में एक शक्ति होती है, यह किस उपन्यास का कथन है? बताइए, वेदना में एक शक्ति होती है, यह किस उपन्यास का कथन है? देखिए, जीआईसी में उपन्यास से कथन पूछा गया था, इस प्रकार आप कथन जरूर याद कर ले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यह शेखर एक जीवनी उपन्यास से का कथन है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। शेखर एक जीवनी किसका उपन्यास है? बताइए, तो अज्ञेय का उपन्यास है शेखर एक जीवनी। इसके 2 भाग हैं। कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रथम भाग का प्रकाशन कब हुआ? 1941 ईस्वी में। और द्वितीय भाग का इसका प्रकाशन 1944 ईस्वी में हुआ था। ये जो है मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। प्रश्न नंबर 6। निम्न में व्यंग निबंधकार नहीं है। बताइए, कौन सा निबंधकार इसमें व्यंग्यकार नहीं है? तो सुदर्शन मजीठिया जो है व्यंग्यकार निबंधकार हैं। गोपाल चतुर्वेदी भी व्यंग्यकार निबंधकार हैं। और ज्ञान चतुर्वेदी भी व्यंग्यकार निबंधकार, लेकिन राम परिहार इसमें जो है व्यंग्यकार निबंधकार नहीं है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 7। भीष्म साहनी का कौन सा नाटक चेकोस्लोवाकिया की लोक कहानी पर आधारित है? बताइए, भीष्म साहनी का कौन सा नाटक जो है चेकोस्लोवाकिया की लोक कहानी पर आधारित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भीष्म साहनी का हानुस नाटक है वह चेकोस्लोवाकिया की लोक कहानी पर आधारित है। भीष्म साहनी का ये प्रथम नाटक है। कौन सा नाटक है? प्रथम नाटक माना जाता है भीष्म साहनी का ये हानुस। इसका प्रकाशन कब हुआ? बताइए, तो 1977 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। प्रश्न में चलते हैं 8। बहु वस्तु स्पर्शिनी प्रतिभा निराला जी में है, कथन किस आलोचक का है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए, बहु वस्तु स्पर्शिनी प्रतिभा निराला जी में है, यह कथन किस आलोचक ने कहा था? यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निराला के लिए उन्होंने एक कथन कही है। प्रश्न नंबर चलते हैं 9।
नंददास की रास पंचाधाई किस छंद में रचित है? बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए आपके LTGIC में पूछा गया था रास पंचाधाई किस ग्रंथ से अधिक है, मैंने इसको बताया भी था। तो रास पंचाधाई जो है रोला छंद में लिखा गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, बसन देहूं ब्रज में हमें बसन देहूं ब्रजराज में कौन सा अलंकार है? बताइए, बसन देहूं ब्रज में हमें बसन देहूं ब्रजराज में कौन सा अलंकार है? देखिए यहाँ बसन, यहाँ बसन का क्या अर्थ होगा? जब एक ही शब्द दो बार आए और दोनों का अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। यहाँ पहले बसन का अर्थ क्या होगा बताइए? तो बसने दो, क्या करने दो? वसने दो, बसने दो। दूसरे वसन का अर्थ क्या होगा? वस्त्र होगा। इस प्रकार से होगा बसने दो ब्रज में हमें वस्त्र देहूं ब्रजराज। इस प्रकार से यमक अलंकार यहाँ हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, क्षण भर रहा उजाला में पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? बताइए, क्षण भर रहा उजाला। देखिए जहाँ व्याकरण से संबंधित त्रुटियां होती है उसमें च्युत संस्कृत दोष होता है। इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति किस काव्यधारा में देखने को मिलती है? बताइए, उस काव्यधारा को क्या कहा जाता है? जिस काव्यधारा में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति मिलती है उस काव्यधारा को क्या कहा जाएगा? तो प्रगतिवाद कहा जाता है। प्रगतिवादी युग में ही मार्क्सवादी चेतना का अभिव्यक्ति मिलता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं प्रगतिवाद बताइए कब से कब तक रहा है? तो 1936 ईस्वी से जो है 1943 ईस्वी तक प्रगतिवाद माना जाता है। प्रश्न नंबर 13, दिनकर की, बताइए दिनकर की कौन सी काव्य कृति भीष्म पितामह और धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है? देखिए धर्मराज किसे कहा जाता है? तो युधिष्ठिर को यहाँ धर्मराज कहा जाता है। आप इसे अच्छी तरह से जान लें। कभी पूछ दिएगा भीष्म पितामह एवं युधिष्ठिर के संवाद के रूप में रचित है या धर्मराज के रूप में रचित है? तो बताइए, तो कुरुक्षेत्र रचना है रामधारी सिंह दिनकर की, इसी में भीष्म पितामह एवं धर्मराज के बीच संवाद का वर्णन है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुरुक्षेत्र रचना कब लिखी गई बताइए? कमेंट करके आप जरूर बताइए। जो इम्पोर्टेंट रचना होती है उसका रचना वर्ष जरूर याद करें। नाटक जारी है किस विधा की रचना है? बताइए, नाटक जारी है किस विधा की रचना है? देखिए यहाँ नाटक लिखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो ये कौन सी विधा है? तो ये कविता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसकी कविता है? तो लीलाधर जगूड़ी की कविता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लीलाधर जगूड़ी। प्रश्न नंबर 15, केदारनाथ सिंह किस सप्तक में संकलित कवि है? बताइए, केदारनाथ सिंह किस सप्तक में संकलित कवि है? 15 का, तो केदारनाथ जी जो है तीसरे सप्तक के कवि हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुंवर हैं, केदार हैं, कीर्ति सिंह हैं, ये सब तीसरे सप्तक के कवि हैं। प्रश्न नंबर 16, छायावाद को रूपायित करने वाला सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य है? बताइए, छायावाद को रूपायित करने वाला सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है? तो सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य जो छायावादी युग का है कामायनी माना जाता है। वेरी वेरी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कब लिखा गया? 1935 ईस्वी में लिखा गया। कामायनी किसका महाकाव्य है? तो जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। प्रश्न नंबर 17, आचार्य भिखारी दास की रचना कौन सी है? बताइए, इसमें आचार्य भिखारी दास की रचना कौन सी है? तो काव्य निर्णय जो है भिखारी दास की रचना मानी जाती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, रस मीमांसा किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की है। रस पीयूष निधि किसकी रचना है? तो सोम की रचना है, सोमनाथ की रचना है। कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है? तो चिंतामणि की रचना है। प्रश्न नंबर 18, पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है? बताइए, पद्मावत जो है महाकाव्य में जो है बताइए किसका प्रतीक है रत्नसेन? तो रत्नसेन राजा जो था मन का प्रतीक है।
बताइए हृदय का कौन सा प्रतीक है? तो सिंघल द्वीप जो है हृदय का प्रतीक है। बुद्धि की कौन सी प्रतीक थी? तो रानी जो थी पद्मावती बुद्धि का प्रतीक थी। इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पद्मावत का जो है रत्नसेन मन का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 19, 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है। बताइए इसमें 8वीं शताब्दी कौन सा कवि नहीं है? तो सरापा जो है 8वीं शताब्दी में माने जाते हैं। सबरपा भी 8वीं शताब्दी में माने जाते हैं और स्वयंभू भी 8वीं शताब्दी में माने जाते हैं। लेकिन हेमचंद जो है 8वीं शताब्दी के नहीं है, ये 11वीं 12वीं शताब्दी के माने जाते हैं। इस प्रकार बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 20, अज्ञेय की कविता, किसकी कविता? अज्ञेय की कविता अषाढ़ वीणा में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं है? बताइए अषाढ़ वीणा जो कविता है अज्ञेय की, इसमें कौन सी विशेषता नहीं है? इसमें नाटकीयता है, अहम का विसर्जन है, अहम का विलय है और बौद्धिकता के आग्रह की प्रबलता भी है। लेकिन सृजन प्रक्रिया के रहस्य की इसमें विशेषता नहीं है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21, कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है? बताइए इसमें कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है? तो एक पीली शाम जो है शमशेर बहादुर की रचना है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, इंदुमती कहानी के लेखक है। बताइए इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? तो इंदुमती कहानी के लेखक है किशोरी लाल गोस्वामी। इंदुमती कहानी कब लिखी गई? 1900 ईस्वी में लिखी गई है। इसे हिंदी का प्रथम कहानी किसने माना? तो रामचंद्र शुक्ल ने जो है हिंदी का प्रथम कहानी माना है इंदुमती को। प्रश्न नंबर 23, उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम है। बताइए उसने कहा था कि मुख्य पात्र कौन सा है? तो उसने कहा था कि मुख्य पात्र जो है लहाना सिंह है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कब लिखी गई ये कहानी है? तो 1915 में लिखी गई कहानी है। किस पर लिखी गई कहानी है? पूछा गया प्रश्न है। तो ये प्रथम विश्व युद्ध पर लिखी गई कहानी है, इसे आप जरूर याद करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध पर लिखी गई कहानी है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित कहानी और कहानीकार को सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन करिए। देखिए आपको जीआईएस में ऐसे कूट वाले प्रश्न बहुत आते हैं आयोग द्वारा। तो कहानी है कहानीकार है, आपको कूट द्वारा लगाना है। तो ये 24 का कौन सा हो जाएगा? यही सच है, किसकी कहानी है? यही सच है मन्नू भंडारी की कहानी है। परिंदे किसकी कहानी है? परिंदे जो है निर्मल वर्मा की कहानी है। ये पूछा गया प्रश्न था जी एलटी में कि परिंदे कहानी को किसने प्रथम कहानी माना? तो नामवर सिंह ने माना था। फूलों का कुर्ता बताइए किसकी कहानी है? यशपाल का है। जिंदगी और जो किसका है? अमरकांत का है। इस प्रकार देखिए ए का 3 और बी का 4। ए का 3 देखिए यहाँ ए रहेगा, यहाँ बी रहेगा, यहाँ सी रहेगा, यहाँ डी रहेगा। तो ये ए का हो गया 3 और बी का 4। ए का 3 और बी का 4 किस में है? ए का देखिए 3 है और बी का 4 है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 25, आधा गांव उपन्यास है। बताइए आधा गांव उपन्यास किसका है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आधा गांव उपन्यास किसका बताइए? तो राही मासूम राजा का ये उपन्यास आधा गांव। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका विषय वस्तु बहुत बार पूछा जाता है। ये भारत पाकिस्तान के विभाजन की विभीषिका है। भारत पाकिस्तान की जो है इसमें विभाजन की विभीषिका दिखाई गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसका विषय वस्तु। ये किस गांव की रचना है बताइए? आधा गांव गंगोली गांव की एक कथा है। ये भी पूछा गया है गंगोली गांव से का वर्णन किस उपन्यास में है? तो आधा गांव में है। इसे आप जरूर याद कर लेंगे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 26, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका है। आपकी बंटी उपन्यास की कौन लेखिका है? तो आपका बंटी जो उपन्यास की लेखिका कौन है बताइए? तो मन्नू भंडारी हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कब लिखा गया था आपका बंटी बताइए? 1971 में लिखा गया है। किस इसका विषय वस्तु क्या है? तो तलाकशुदा माता जो है, तलाकशुदा जो माता पिता होते हैं उनके बच्चों पर पड़ने वाला मानसिक प्रभाव का वो इसमें वर्णन है।
तलाकशुदा जो है माता पिता का इसमें वर्णन है। पिता के बच्चों पर पड़ने वाला प्रभाव का वर्णन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 27, चाक उपन्यास की लेखिका है, बताइए चाक उपन्यास किसका है? तो चाक उपन्यास जो है मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 चाहिए, प्रश्न नंबर 28 का बताइए, प्रकाशन काल के दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम है, बताइए। प्रेमचंद जो है उपन्यास सम्राट माने जाते हैं, इसलिए प्रेमचंद के उपन्यासों को आप अच्छी क्रम में जरूर याद करें। तो प्रेमचंद के उपन्यासों का क्रम बताइए। तो जो है उनका पहला सेवा सदन कब लिखा गया बताइए? तो 1918 ईस्वी में सेवा सदन लिखा गया है। 1918 ईस्वी में सेवा सदन। वरदान कब लिखा गया? 1921 ईस्वी में। रंगभूमि कब लिखा गया? 1925 ईस्वी में। प्रतिज्ञा कब लिखा गया? 1927 ईस्वी में लिखा गया है। इस प्रकार से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में मोहन राकेश लिखित एक नाटक है, बताइए इसमें मोहन राकेश का कौन सा नाटक है? तो लहरों के राजहंस जो है मोहन राकेश का नाटक है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कब लिखा गया था? तो 1963 ईस्वी में लिखा गया ये नाटक है। प्रश्न नंबर 30, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है, बताइए इसमें मोहन राकेश की कृति नहीं है। तो जो आधे अधूरे नहीं, आधे अधूरे तो मोहन राकेश की है, और अषाढ़ का एक दिन भी मोहन राकेश का है। लहरों के राजहंस भी मोहन राकेश का, लेकिन कन्यादान जो है मोहन राकेश का नहीं है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31, लहरों के राजहंस नाटक के उपजीव ग्रंथ सौंदरानंद के रचयिता हैं, बताइए सौंदरानंद के कौन रचयिता हैं? तो अश्वघोष का नाटक था सौंदरानंद, उसी का उपजीव ग्रंथ है लहरों के राजहंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ये जरूर याद करें। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32, ताजमहल का टेंडर, बताइए ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है? तो ताजमहल का टेंडर जो है किसका नाटक है बताइए? अजय शुक्ला का नाटक है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 33, जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है, बताइए जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है, दलित आत्मकथा ये मानी जाती है। प्रश्न नंबर 33 से कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। कब लिखा गया बताइए? तो 1997 ईस्वी में लिखा गया ये आत्मकथा है। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में कौन सा युग्म असंगत है, बताइए कौन सा युग्म इसमें असंगत है? तो अन्या से अनन्या जो है प्रभा खेतान की रचना है, ये सही है। जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। हादसे जो है रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है। लेकिन तिरस्कृत जो है मोहनदास नैमिषारण्य का नहीं है। तिरस्कृत किसका आत्मकथा है? तो सूरजपाल चौहान की है। किसकी है? सूरजपाल चौहान की आत्मकथा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आत्मकथा, इसे जरूर याद करिए। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यही असंगत है। प्रश्न नंबर 35, धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे, बताइए धर्मयुग पत्रिका से इसमें यशस्वी संपादक कौन रहे हैं? तो धर्मवीर भारती माने जाते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। धर्मवीर भारती ने धर्मयुग पत्रिका का प्रकाशन कब किया? तो 1960 ईस्वी में किया है। प्रश्न नंबर 36, जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है, बताइए जयशंकर प्रसाद द्वारा कौन सी पत्रिका निकाली गई थी? तो इंदु पत्रिका निकाली गई थी। कब निकाली गई थी? 1909 ईस्वी में निकाली गई थी। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित पत्रिकाओं उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए पत्रिका है उनके संपादकों के साथ सुमेलित कर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं कि पहल पत्रिका किसने निकाला बताइए? तो पहल पत्रिका जो है निकालने वाले हैं ज्ञान रंजन। वसुधा किसकी पत्रिका है बताइए? वसुधा जो है कमला प्रसाद की पत्रिका है। और तद्भव किसकी पत्रिका है? अखिलेश की पत्रिका है। बहुत बार पूछी गई है कि तद्भव किसकी पत्रिका है। यथाक्रम किसकी पत्रिका है? तो शैलेंद्र कुमार सागर की पत्रिका। इस प्रकार देखिए ए का 3 और बी का 1, ए का 3 देखिए इसमें है, बी का 1,
डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 38। सुमित्रानंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक है। बताइए सुमित्रानंदन पंत नाम से ग्रंथ किसने लिखा है? तो डॉक्टर नागेंद्र ने लिखा है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट को भरना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक ग्रंथ है और कूट को आप अच्छी तरह से भरें। शुद्ध कविता की खोज बताइए किसकी है? तो ये दिनकर की है। किसकी है? दिनकर की रचना है। और आत्मनेय पद किसका है? अज्ञेय की रचना है। एक साहित्य की डायरी किसकी है? बताइए। ये मुक्तिबोध की रचना है। हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ये देखिए LTGIC में पूछा गया था, हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है। इस प्रकार से देखिए ए का कौन हो गया? 4 और बी का 1। ए का 4 देखिए और बी का 1 देखिए। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 40। निषाद बांसुरी रचना विधा है। बताइए निषाद बांसुरी की कौन सी विधा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसका है? तो कुबेरनाथ राय का है। कुबेरनाथ राय जानते हैं किस लिए जाने जाते हैं? ललित निबंधकार माने जाते हैं कुबेरनाथ राय। और विद्यानिवास मिश्र और कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है ये ललित निबंधकार माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 41। इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है? बताइए इसमें कौन ललित निबंधकार नहीं है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ललित निबंधकार हैं, कुबेरनाथ राय भी ललित निबंधकार हैं, विद्यानिवास मिश्र भी ललित निबंधकार है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल जो है ललित निबंधकार नहीं है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल जो है रसवादी आचार्य माने जाते हैं। कौन आचार्य? रसवादी आचार्य माने जाते हैं। ये भी बहुत बार पूछा गया है। प्रश्न नंबर 42। वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचयिता है। बताइए वंदे वाणी विनायको किसका निबंध है? तो ये राम वृक्ष बेनी पुरी का निबंध है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43। घुमक्कड़ शास्त्र यात्रावित्त के लेखक है। बताइए घुमक्कड़ शास्त्र यात्रावित्त किसने लिखा है? तो घुमक्कड़ शास्त्र नाम से यात्रावित्त जो है राहुल सखितायन ने लिखा है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44। घूंघट के पट खोल रे तो वो को पीऊ मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। घट घट में वो ही साईं रमता कटु वचन मत बोल रे। किस कवि की यह रचना है? बताइए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये कबीरदास की रचना है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न 45। लोगन कवित्व को खेल कवि जानो है। पंक्तियाँ किस ये पंक्तियाँ जो किस रचयिता हैं? बताइए इस पंक्तियाँ के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं। बताइए लोगन कवित्व की खेल कवि जानो। जब खेल का वर्णन आ जाए उसके लिए ठाकुर जाने जाते हैं। कि कौन जाने जाते हैं? ठाकुर कवि जाने रीत काल के कवि थे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए ये काव्य पंक्तियाँ हैं और उनके कवियों को नाम सुमेलित करना है। पंक्ति 46 क्या करिए? रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। देखिए निराला की जो पुत्री थी सरोज स्मृति उसका देहावसान हो जाने पर निराला ने लिखा है रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। तो ये किसकी पंक्ति है? ये निराला की पंक्ति है। सैया सकत पर दुग्ध धवल तन्वी गंगा भीष्म विकल। किसकी पंक्ति है? तो ये सुमित्रानंदन पंत की पंक्ति है। सखी वे मुझसे कहकर जाते। बताइए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है। सखी वे मुझसे कहकर जाते। ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। शशि मुख पर घूंघट डाले। किसकी पंक्ति है? जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। इस प्रकार देखिए ए का हो गया 3 और बी का हो गया 1। ए का 3 और बी का 1 कौन सा है? देखिए ए का 3 और बी का 1 हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ ए रहेगा, यहाँ बी रहेगा, यहाँ सी रहेगा, यहाँ डी रहेगा। इस प्रकार से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 47।
प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं वरन वह साधन है, यह कथन किस वाद से संबंधित है? बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक कथन है, बहुत बार पूछा गया कथन है। किस वाद से संबंधित? प्रश्न नंबर 47 का बताइए। तो ये जो है प्रयोगवाद से संबंधित, किससे? प्रयोगवाद से संबंधित है। ये किसने कहा था? तो ये किसने कहा था बताइए? तो ये अज्ञे ने कहा था। कब कहा था? तो ये दूसरा सप्तक की भूमिका में, किसमें? द्वितीय सप्तक की भूमिका में ये कहा था कथन। प्रश्न नंबर 48, कमलेश्वर को किस उपन्यास पर केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? बताइए। कमलेश्वर को किस उपन्यास पर केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो कितने पाकिस्तान जो उनका उपन्यास है उस पर कमलेश्वर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कब लिखा गया? 2003 ईस्वी में लिखा गया उपन्यास है। ये भारत पाकिस्तान विभाजन पर भी लिखा गया है, इसे जरूर याद कर लीजिए। इसका विषय वस्तु क्या है? भारत पाकिस्तान विभाजन पर ये लिखा गया है, इसे जरूर याद करें। प्रश्न नंबर 49, बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? बताइए। बृहत्त्रयी में इसमें कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? तो बृहत्त्रयी में जो होता है किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नैषधचरितम, ये तीनों आते हैं, लेकिन रघुवंशम नहीं आता है। रघुवंशम किसका है? तो कालिदास का रचना है, कालिदास का रचना है। कालिदास कोई ग्रंथ है बृहत्त्रयी में नहीं आता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50, समास की अधिकता ओज कहलाती है। ओजस्मास भूषत्वम किसका कथन है? देखिए इसी को संस्कृत में कहा गया है। बताइए। समास की अधिकता ओज कहलाती है, किसका कथन है? तो आचार्य वामन का कथन है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वामन जो है गूढ़ संप्रदाय और रीत संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। रीत को काव्य की आत्मा कहने वाले आचार्य हैं। बताइए। रीत को काव्य की आत्मा किसने कहा? तो आचार्य वामन ने कहा है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। बताइए। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो हिंदी के प्रथम गद्यकार जो है लल्लू लाल माने जाते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53, प्रेमचंद की कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया। बताइए। प्रेमचंद की कौन सी रचना को ब्रिटिश मतलब अंग्रेजों ने जब्त कर लिया? बताइए। अंग्रेजों ने जो है जब्त कर लिया, तो जो सोजे वतन का कहानी संग्रह था उसी को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54, संपत शास्त्र के लेखक हैं। बताइए। संपत शास्त्र के लेखक कौन है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये ग्रंथ है संपत शास्त्र। इसका विषय क्या है? ये अर्थशास्त्र से संबंधित है, इसे आप जरूर याद कर लीजिए, एक बार पूछा गया प्रश्न है संपत शास्त्र का विषय। प्रश्न नंबर 55, एक भारतीय आत्मा निम्न में किस कवि का उपनाम है? बताइए। किस कवि का उपनाम है एक भारतीय आत्मा? तो माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम है एक भारतीय आत्मा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56, द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया? बताइए। द्विवेदी युग का नाम का किसके आधार पर किया गया? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण किया गया। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57, संभवत 1050 से 1375 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया था? बताइए। जो 1050 संभव से 1375 संभव की कालावधि में जो हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल का नामकरण किसने किया था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को वीर गाथा काल कहा था, 1050 से 1375 की कालावधि को। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58, 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य के अधिकांश विद्वानों द्वारा क्या अभिधान किया गया है? जो 19वीं शताब्दी के से अब तक लिखे गए हैं, कब तक? अब तक लिखे गए जो रचनाएं हैं अधिकांश विद्वानों द्वारा क्या अभिधान, अभिधान मतलब नाम दिया गया है, तो उस युग को क्या कहते हैं? जो 19वीं शताब्दी से बाद तक चला आ रहा है उसे आधुनिक काल कहा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59, इनमें से किस लेखक ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों के साथ बम बनाए थे? बताइए। किसने क्रांतिकारियों के साथ बम बनाया था? तो
सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्रय ने जो है स्वतंत्रता आंदोलन के समय क्रांतिकारियों के साथ बम बनाया था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60, यशपाल की रचनाओं में उपस्थित है, बताइए यशपाल की रचनाओं में क्या उपस्थित है। यशपाल एक बार पूछा गया प्रश्न है, किस युग के हैं, तो प्रगतिवादी युग के हैं। किस युग के हैं, प्रगतिवादी युग के लेखक माने जाते हैं यशपाल। तो इनमें प्रेम का उदात्त रूप पाया जाता है। रूढ़ियों की महिमा मंडन, इसमें आम आदमी के अंधविश्वासों की सराहना, आम आदमी सरोकार, बताइए 60 का कौन सा हो जाएगा, तो 60 का डी ऑप्शन हो जाएगा, जो है आम आदमी सरोकार इनकी रचनाओं में उपस्थित है। ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60, प्रयोगवाद शब्द सबसे पहले प्रयोग किस आलोचक ने किया है, बताइए प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस आलोचक ने किया है। तो प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है नंद दुलारे वाजपेयी ने किया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रयोगवाद युग कब से कब तक चला है, बताइए, तो ये 1943 से प्रारंभ हुआ, 1943 से प्रारंभ माना जाता है प्रयोगवाद युग। प्रश्न नंबर 62, हिंदी में लोक जागरण काल की अवधारणा किस आलोचक की है, बताइए लोक जागरण काल की अवधारणा किस आलोचक की है हिंदी में, तो रामबिलास शर्मा की है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लोक जागरण काल किस काल को कहा जाता है, तो भक्ति काल को जो है लोक जागरण काल कहा जाता है। पुनर्जागरण काल जो है भारतेंदु युग को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 63, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बताइए दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है, तो चेन्नई में है। सी ऑप्शन सही है। कभी कभी चेन्नई नहीं दिया रहता है तो हम मद्रास दिया रहता है, आप इसे जरूर याद कर लेंगे। ये महात्मा गांधी ने दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए इसकी स्थापना किया था। प्रश्न नंबर 64, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है, बताइए आपको ऑप्शन देखकर ही बताना है। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले जो है प्रेम सागर पुस्तक में हुआ है। डी ऑप्शन सही हो जाए। किसकी पुस्तक है, ये लल्लू लाल की पुस्तक है, जो फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक भी रहे हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चूलिका किसका भेद है, बताइए ये प्री विद्यार्थियों यहाँ पे LTGIC की तैयारी कर रहे हैं तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, आपको जरूर इसे याद करें। चूलिका किसका भेद है, तो ये प्रकृति का भेद है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति, बताइए खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, तो खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति सौरसैनी अपभ्रंश से मानी जाती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67, मस्तीन सुखा डाहिबी आसिम औरम थाहिबी धी धी धुना नुप जाहिबी फीकी फिना सत साहिबी, उपरोक्त पंक्तियाँ किस भाषा की नमूना है, बताइए तो ये जो पंक्तियाँ हैं 85 भाषा की नमूना है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68, निम्नलिखित बोलियों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए, बताइए ये बोलियां हैं उनके भौगोलिक क्षेत्र के साथ आपको सुमेलित करना है। हाड़ौती बोली बताइए कहाँ की है, तो हाड़ौती बोली जो है राजस्थान की बोली है। बघेली बोली कहाँ की है, बताइए बघेली बोली जो है मध्य प्रदेश की बोली है। और गढ़वाली कहाँ की बोली है, बताइए तो गढ़वाली जो है उत्तराखंड की बोली है। कनौजी कहाँ की बोली है, बताइए कनौजी जो है उत्तर प्रदेश की बोली है। इस प्रकार देखिए ए का 3 और बी का 4, ए का 3 और बी का 4 हो गया। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69, रोमांच किस प्रकार का अनुभव है, बताइए रोमांच किस प्रकार का अनुभव है, तो रोमांच जो है सात्विक अनुभव है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सात्विक अनुभव किसने माने जाते हैं, सात्विक अनुभव 8 माने जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद कर लेंगे। प्रश्न नंबर 70, जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गई, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए, इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। बी ऑप्शन सही हो गया।
प्रिय विद्यार्थियों, यह जीआईसी की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं और लाइक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि प्रश्नोत्तरी आपके लिए कैसी लगी। चलते हैं, आपसे लेते हैं विदा। आप सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।